कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि इन 4 लोगों पर जीवन में कभी भरोसा मत करो, क्योंकि ये 4 लोग एक दूसरे की पत्नी और धन को देखकर अपनी नीयत को बदनाम करते हैं। प्यारे दर्शकों, हम इस वीडियो की कहानी शुरू करेंगे और आप इसमें खो जाएंगे। एक गांव में एक किसान रामू था, जिसके 4 पुत्र थे। रामू के चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के 3 बेटे बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उसका चौथा बेटा कुछ कम बुद्धिमान था। लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि उसका शरीर जितना बलशाली था उतना ही कम बुद्धि वाला था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी दिमागदार हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम दिमाग है, इसकी जीविका के लिए मुझे चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं, वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। रामू ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे पहलवानों की ताकतवर खुराक मिलती थी। अब किसान का छोटा बेटा बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। हर दिन कसरत करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता था। वो हर दिन नए दांव पेच सीखता था। इस तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रामू ने अपने बड़े तीनों बेटों की शादी कर दी। जब किसान के बेटों की शादी हो गई तो तीनों बेटों की जो बीवियां थीं, वो किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और पेट भर के खाना खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर रामू की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद कर दिया। रामू ने छोटे बेटे के लिए कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे बेटे का विवाह करा दिया। प्यारे दर्शकों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे इलाके में कोई भी औरत उसके सामने कुछ नहीं थी, और सुंदर होने के साथ वो बहुत समझदार थी। उसे 14 विद्वान का ज्ञान था। अब शादी होने के बाद चारों बेटों को किसान ने अलग अलग कर दिया, ताकि घर में किसी बात को लेकर लड़ाई ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो रामू के 3 बड़े बेटे काफी तेज दिमाग थे, इसलिए वो तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वो हर काम काज जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो पहलवान था उसका तो वही काम था, हर रोज पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लगी। उसकी पत्नी दिमाग से काफी तेज थी, काफी होशियार थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम नहीं जानता, सिर्फ कुश्ती लड़ सकता हूं और खाना खा सकता हूं, और कोई काम तो मुझे आता नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तो पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं जो कहती हूं वो तुम करो। मेरे कहने से तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखटकियां के पद पर नौकरी पर लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकियां क्या होता है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, राजा के यहाँ 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है, जो हर रोज 1 लाख की दिहाड़ी पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से या उसकी सेना, उसके संतरी मंत्री से न हो सके, तो उस काम को लखटकियां को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। तब पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप तो बस चले जाओ वहां और राजा से कहना कि मुझे लखटकियां की नौकरी चाहिए। प्यारे दर्शकों, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। राजा समझ गया कि शायद ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। तो उसने कहा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप करोगे क्या।
आप क्या कर सकते हो? तब वो पहलवान कहता है, महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा या आपके सेना या मंत्री से नहीं होगा। अच्छा, लखटकियां की नौकरी करोगे? उस पहलवान ने कहा। जी हां महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की और कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं? राजा के मंत्री ने जब पहले के दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिताजी ने ही एक लखटकिया को रखा था। तो मंत्री ने कहा, महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहां एक लखटकिया को रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहां नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, सुनो लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख वेतन रोज पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजमहल में रहने लगा। वो हर दिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। अब तो वो पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। वो पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर ले आता है। पहलवान की पत्नी बहुत खूबसूरत थी और बहुत मजेदार खाना बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बहुत मजेदार खाना बनाया और उन्हें अपने हाथों से निकाल के दिया। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर सोच में पड़ गया और खाना खाने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो नसीब की बात है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री, हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं। किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? प्यारे दर्शकों, कहते हैं राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी चाल होती है। इनसे हमेशा बचकर चलना चाहिए। राजाओं के उलटे नियम होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे, पहलवान की पत्नी को राजा के महल में कैसे लाया जाए। अब तो वो पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। इधर राजा की मां राजमाता वो बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का इलाज उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द होता था। उनके पेट दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ योजना बनानी चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे राजा साहब की मां बीमार है क्या? आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हम अवश्य उनका इलाज करेंगे। मंत्री ने कहा, देखो, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मैं आपको 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी चीज मंगवाना जो कहीं भी ना मिले। वैद्य को जब 50 सोने के सिक्के पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं। इन्हें मैं काशीपुरी से बुलाकर लाया हूं। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही खुशी की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी,
क्या बात है? वैद्य ने कहा। हे राजा जी, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो क्या है? वैद्य बोला, वो चीज बड़ी ही अलग है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस आशद्धी को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने बताया कि महाराज, अगर आप 4 हो रोबीला मंगवा दो तो आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 हो रोबीला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं। राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि अवश्य हम उस हूरबीला जानवर को मंगवाएंगे। वो कहां मिलता है? वैद्य कहने लगा, वो हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। वही वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है। महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो हूरबीला नाम के जानवर को ला सके। ये बात सुनकर कुछ समझदार लोग कहने लगे, महाराज ये हूरबीला क्या होता है? हमने आज तक तो ये नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे, ये कोई एक जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर कि सब दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूरबीला की बात राजा कर रहे थे आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूरबीला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज ये बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हूरबीला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उसे कहे कि वो 2 महीने के अंदर हूरबीला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज इस तरीके से वह हूरबीला को लेने जाएगा। अगर वो ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वो मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएंगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री, क्या अच्छा सुझाव दिया है। पहलवान अभी हूरबीला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लगातार तनख्वाह ले रहा है। राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा, पहलवान तुम काफी समय से बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हो, अभी तक तुमने कोई काम नहीं किया है। अब एक जरूरी काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज हुक्म कीजिए, मैं जरूर करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हूरबीला की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हूरबीला क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान ने कहा, महाराज आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। यदि तुम 1 महीने में हूरबीला को नहीं ला पाए तो तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान राजा की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वो था ही मन में विचार करने लगा, चलो देख लूंगा, अगर मिलेगा तो हमारे पास 1 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर निकाल देता है। अब इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में सोचने लगे कि लगता है वह अभी तक हूरबीला को लेने नहीं गया है। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हूरबीला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बात सुनकर कि राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूं और देखता हूं कि वो अभी तक क्यों नहीं गया है। राजा पहलवान के घर पर जाता है। पहलवान ने ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और दरवाजे पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज, आप तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का स्वागत किया और बोली, महाराज आप यही बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा,
अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा। कहने लगा, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारी रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुंह से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आओ, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसने राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वो पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में गिर जाता है। राजा सोचने लगा कि ये क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर के बेटों को बुलाया। उनके कई बेटे थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 सोने के सिक्के दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके बेटों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाएं। पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दीजिए। उन बेटों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि 1 मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। रोजाना राजा के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। पहलवान के भतीजे रोज राजा कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को पिटते पिटते 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने क्या कर रहे हैं, मुझे ही चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के दरवाजे पर पहुंच जाता है। पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस तरह पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर बिठाया जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था और मंत्री भी कुएं में गिर गया। राजा देखकर कहने लगा कि मंत्री जी तुम यहां कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के जो बेटे थे उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। वो आए और उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला, नंबर 1 तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोले नंबर 2 तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उनको 50-50 कोड़े लगाए, फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया और कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया। अब तो राजा और मंत्री के साथ हर दिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने सोचा कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वो पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने क्या कर रहे हैं। ये सोचकर सेनापति भी चल दिया। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है, इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा
कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर फिदा हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर फिदा हो गया। सेनापति की मंशा को वह अच्छी तरह समझ गई और कहने लगी, हाँ आओ ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में आ गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी होकर रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने उस सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा, और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, जी महाराज। अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने ढूंढ लिया, हमें अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजों को बुलाया। वो लोग आए और उन्होंने आकर रस्सा डाल दिया। उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। राजा को रोज की तरह खंभे से बांध दिया, फिर दूसरा रस्सा डाला। मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरा रस्सा डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश किया, कैदी नंबर 1 को 50 कोड़े लगाए जाएं, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 को 300 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर भतीजों कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर डाल दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को हर दिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब वो बड़े परेशान होने लगे। कहाँ वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहाँ उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लटकर क्यों नहीं आता। न जाने क्या कर रहे हैं वो लोग। मैं चलकर देखता हूं। ये सोचकर कोतवाल भी चल देता है। वो घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या है वहां। ऐसा सोचकर कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर जाते हैं और उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई। लगता है कोई राजा के यहां से आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर कोतवाल खड़ा है। ये देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि हम कोतवाल हैं, राजा के यहां से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वो भी उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया और वो भी उसी के घर रात में रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल पलंग पर बैठा एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। ये देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहां आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं। राजा ने कहा, सुबह देखना यहां क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा। राजा ने कहा, सुबह देखना, अब आप आराम से विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया। अपने देवर, जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवाती और उनको 50-50 कोड़े लगवाती। उसी कुएं में फिर से उन्हें डाल देती। अब तो वो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वो मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हूरबीला को कहां से लाऊं। अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं, क्या पता वो कोई रास्ता बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं।
निराश मन से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब पहलवान की पत्नी ने उसका उदास चेहरा देखा तो पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? वो कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी राजा, आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे 4 हूरबिला मांगे हैं और वे हूरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे। राजमाता बहुत बीमार है, उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, बस ये छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूरबिला तो हमारे जंगलों में काफी है, मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता है। वो मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जो भतीजे थे उन्हें आदेश दिया, उनसे कहा कि आप कुछ पंखों का इंतजाम करो, चिड़िया, कबूतर, मोर, सभी पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके भतीजे वो छोटे छोटे बच्चे ही थे, उन्होंने 2 दिन में ही कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजों को बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया। तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर से ही बुलाया जा रहा है, रोजाना तो सुबह पिटाई होती थी, अभी तो दोपहर है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि एक कढ़ाई में तारकोल क्यों रखा है। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, इस कढ़ाई में घुसो नहीं तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरे कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट गया। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाए और इसमें आराम से लेट जाए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उसके शरीर से चिपक गए। राजा जैसे ही उस कमरे में से लौटा तो पूरे शरीर से पंख ही पंख चिपक गए। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया। इस तरह से नंबर 2 रस्सा डाला गया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया हो, लगता है आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ जाता है। ऊपर चढ़कर जब आया तो देखा पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है। मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में कूद जाओ। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे जबरदस्ती उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कढ़ाई में मंत्री गिरा तो वो भी कोलतार में पूरा नहा गया। पूरा शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पंख पड़े हुए थे और उनसे लेटने को कहा। जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो पूरे शरीर पर उसके परिंदों के पंख चिपक गए। मुंह पर, कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया। इसी तरह से चारों को निकाल दिया और तारकोल में नहलाया। उसके बाद कमरे में भेजकर कमरे में लिटाया गया। चारों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया। इस तरह से जब 4 दिन हो गए, उधर पहलवान अपने ससुराल से लौटकर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वह हूरबिला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है, 1 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे पूरे परिवार के साथ फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, देखो मैंने पहले ही आपकी परेशानी का इंतजाम कर दिया है। चारों हूरबिला अंदर बंधे हैं। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे थे। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था, जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे तरह तरह के पंख लगे हुए थे। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसे डंडे से पिटाई कर देना। यह बड़े सीधे हैं।
चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान चारों को पकड़ कर लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री और राजा सोचने लगे कि यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो यह बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठाकर पटक देगा और हमें मार भी सकता है, इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वो पैदल उन्हें लेकर के आया तो अपने बगीचे में आ गया। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति बात करने लगे। यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं। राजा कहने लगे कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो अलग रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। उसकी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां जमा हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। कहने लगे, मारो, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे मारो मत, मैं राजा हूं, लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था। काफी पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, अगर आप राजा हैं तो फिर ये क्या हुआ? ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल का इंतजाम करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में नहाना है। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल से नहलाया, जिससे राजा के शरीर का जो कोलतार था वह छूट गया। और फिर राजा को स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था। पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। अब राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है उधर पहलवान जागता है और उसने जाकर के वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था। 3 ही हूर बीला बचे थे। अब तो वो डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक कहां है? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ राजा, अगर पूछेगा कि चौथा कहां है तो वह हमें फांसी लगा देगा। वो तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहां है तो तुम यह कह देना कि हमें सब पता है, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान खुश होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में हाजिर होता है। पूरा दरबार उन्हें देखकर चौंक जाता है। पूरा दरबार हंसने लगता है और सब सोचने लगे कि यह तो बड़े अजीब जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हूर बीला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 हूर बीला मांगे थे, ये तो 3 हैं, एक और कहां है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी नहा के साफ सुथरे हो जाओ। तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल नहा करके साफ हुए। उसके बाद कपड़े पहनकर अपने रूप में दरबार में आए और आपस में बात करने लगे। भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो यह बात रानी और पूरे नगर में फैल जाएगी। इसीलिए इस राज को राज ही रखना ठीक है। इस तरह उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान मजे से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का संदेश ये है कि पराई नार और पराये धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह बेइज्जत होना पड़ेगा।
बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 4 लोग हमेशा दूसरे की पत्नी और धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर मत लाना। 1, जो लालची हो, जिसने कभी धर्म को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनजान है, जिनका मन गंदा है, जिन्हें उस मालिक का डर नहीं होता, जो भक्षकों की तरह सोच रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरे की पत्नी और दूसरे की दौलत को देख नीयत खराब करते हैं, इसलिए दूसरे की औरत और दौलत के पीछे मत भागो, वरना बेकार की मुसीबत में पड़ जाओगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी सीख लेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमें सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारी नई नई कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।